चलिए, जो आपका अगला यूनिट है, चैप्टर है, कुछ भी कह लीजिए, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, क्या है गुरुत्वाकर्षण जो है, ठीक है। चलिए ज़रा इसके बारे में सुन लीजिए पहले। ठीक है, जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट पेपर का आखिरी चैप्टर है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका आखिरी है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, एक पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो अब देखिए ज़रा, कोई डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट? देखिए क्या कह रहा केमिस्ट्री, अच्छा तो अगले उसमें पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ज़रा, अगर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो ग्रेविटी के बारे में अगर कहा जाए तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप जानते ही हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसको रेगुलर फेस करते हैं। भाई कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में हम ना सुने हों, कहीं नई चीज़ हो तो अलग बात है। अगर ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रेगुलर फेस करते हैं। भाई अगर कहा जाए कोई भी जो भी हमारे प्रोसेस हैं सब क्या है, अंडर ग्रेविटी तो हो रहे हैं। अब ये देखो गिर गया, आज क्या है, अंडर ग्रेविटी ही तो हुआ। यानी कहने का मतलब है, नहीं इस पर खड़े हो गए धोखे से, वो नीचे गिर गया। अभी ग्रेविटी ज़्यादा नहीं, मतलब हुआ इसी वजह से कि ग्रेविटी यानी फोर्स बढ़ा तो किधर भागा, नीचे भागा, ऊपर तो भागा नहीं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ग्रेविटी का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं अगर उनमें फाल देखें यानी गिराव देखें तो किधर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि पृथ्वी पर कोई ना कोई ऐसा फोर्स तो लगता है जो चीज़ों को कहाँ खींचता है, अपनी ओर खींचता है। समझ रहे हैं? कभी ऐसा देखा है क्या कि हम यहाँ पे छोड़ें और ये ऊपर उड़ने लगे? नहीं देखा होगा ना, किधर जाती है, नीचे ही जाती है। इसीलिए जितने भी फोर्सेज होते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी बहुत कहानियाँ सुन लीजिए, कल से लिखाएंगे। तो अगर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो भैया जितने भी फोर्सेज होते हैं, ज़्यादातर सारे फोर्सेज पेयर्स में चलते हैं, एट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण। आप किसी भी बल की बात कर लो, कोई भी बल देखो, क्या होगा, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का होगा। ठीक है, हमारे आपके बीच लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे, आकर्षण प्रतिकर्षण होंगे कि नहीं होंगे? भाई किसी को हम पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते हैं, किसी को हम चाहते हैं कि हमारे सामने पड़े, किसी को हम चाहते हैं कि यार हमारे सामने ना पड़े। यानी किसी के कांटेक्ट में जाना चाहते हैं और किसी के कांटेक्ट से दूर हटना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर सिंपल सी अपनी भी बात करेंगे तो हमारे बीच में भी फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण ही तो लग रहे हैं। चुंबक ले लीजिए आप, या तो चुंबक क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या तो आप जानते हैं क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो उसमें भी क्या है, दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, आकर्षण का भी लगता है और प्रतिकर्षण का भी लगता है। सेम यही वैद्युत ले लीजिए, आप दो आवेश ले लीजिए, प्लस प्लस ले लेंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्लस माइनस ले लेंगे एक दूसरे के पास आएंगे। तो जितने भी तरह के फोर्सेस लगभग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, आप कह सकते हैं कि वो अट्रैक्शन भी हैं और रिपल्सन भी हैं। यानी उनका आकर्षण का हिस्सा भी हमको पता है और प्रतिकर्षण का हिस्सा भी हमको पता है। ग्रेविटी ही एक ऐसा फोर्स है अभी तक जिसका केवल अट्रैक्शन का हिस्सा हमें ज्ञात है। समझ रहे हैं? ग्रेविटी के लिए अभी तक केवल हमको क्या पता है, आकर्षण ही पता है, हमें उसका प्रतिकर्षण नहीं पता है। ये पता है? कभी ऐसा देखा हो तो बताएं। ठीक है, कि हम ऐसे डाल देंगे तो ये चीज़ क्या होगी, नीचे उठने के बजाय ऊपर जाएगी। फोर्स लगे अलग बात है, बात समझ रहे हैं? फोर्सेस लगे, एक कहीं जगह पर एक कोई बहुत खुली जगह है, नाम में मैं नहीं आ रहा था, ठीक है, मतलब कुछ कुआं जैसा कुछ बनाया गया है, वहाँ पर ग्रेविटी वायलेट होती है। वायलेट ही होती है कि जैसे हम उसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे तो कहाँ जाना चाहिए, उसी जो आपका बना है उसी हिस्से में जाना चाहिए। वहाँ पर जब हम पानी डालते हैं तो नीचे की वजह ऊपर उठता है। तो ये नहीं है कि ग्रेविटी का वायलेशन वहाँ पर हो रहा है, मतलब आकर्षण की जगह रिपल्सन लगने लगा है। वहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया गया है कि जो एयर का फ्लो हो जाता है वो नीचे की बजाय ऊपर हो जाता है। इसलिए जब हम डालते हैं तो बाहर की तरफ भागता है पानी, यानी उसके अंदर से कहाँ भागता है, बाहर की तरफ भागता है। वो एक एक्सेप्शनल चीज़ है, अलग चीज़ है, मतलब उसका ग्रेविटी से लेना देना नहीं। लेकिन कहीं कहीं कह देते हैं कि ग्रेविटी का उल्टा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रेविटी की अगर बात करेंगे तो ग्रेविटी केवल यही कहती है कि भैया चीज़ें क्या होंगी, हमारी तरफ आकर्षित होंगी बस।
चाहे आप छोटी सी वस्तु डालो तब भी वो आकर्षित होगी, बड़ी वस्तु डालेंगे तब भी वो आकर्षित होगी कि नहीं होगी? भाई यहाँ डालेंगे तो कहाँ जाएगी? सेंटर की तरफ ही जाएगी कि पृथ्वी का जहाँ सेंटर होगा उसी की तरफ जाएगी। अब पृथ्वी के बारे में थोड़ी धारणाएं हैं अजीब सी, जैसे ये है, अब हम ये मानते हैं, अब हमको ऐसा लगता है कि हम तो फ्लैट जगह पर रह रहे हैं, रहता नहीं रहता, यहाँ से वहाँ तक चाहे जहाँ तक चलते चले गए सब जगह फ्लैट ही दिखती है हमको। कहीं ऐसा तो नहीं दिखता है कि लटके हुए हैं कि अभी थोड़ा और सरकें तो खिसक जाएंगे, जबकि है ऐसा ही। क्योंकि जब भी आप बड़ा गोला लेंगे तो आपको क्या होगा, कुछ चीज़ें बिल्कुल देखिए फ्लैट मिलती नहीं मिलती। कोई भी आप स्ट्रक्चर लेंगे, जितना बड़ा स्ट्रक्चर लेते जाओगे फ्लैट चीज़ें उतनी ज़्यादा मिलती चली जाएंगी। तो हम जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जिस जगह पर भी होंगे उसके आसपास देखिए क्या फ्लैट मिलेगा। फ्लैट का मतलब मकान वाला नहीं, सीधा वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे, आप सोच रहे हो फ्लैट मिल जाएगा कहीं, ये आपका है, यहाँ से देखेंगे तो क्या मिल रहा है, बिल्कुल सीधा मिल रहा है। कहीं पर भी आप देखोगे तो वहाँ की चीज़ें थोड़ा बहुत बड़ा नहीं, लेकिन छोटा हिस्सा आपका क्या मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट मिल जाएगा। तो हमारे साथ भी ये होता है, जब हम देखते हैं तो पृथ्वी के कंपेरिजन में बहुत छोटे हिस्से को देखते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी होते हैं उसके आसपास का हिस्सा हमको क्या दिखता है, फ्लैट दिखता है। लेकिन अगर हम दूसरी जगह से देखेंगे तो हमको ये लगेगा कि कुछ लोग इसके ऊपरी हिस्से पर हैं, कुछ लोग निचले हिस्से पर हैं, कुछ लोग कहीं हैं। जैसे ग्लोब देखते हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो मैप नहीं, ग्लोब होता है। ग्लोब होता है, ग्लोब में समझ में आता है कि कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी चीज़ नीचे है, ठीक है। कौन सी चीज़ हमसे ऊपर है और कौन सी चीज़ हमसे नीचे है, ये चीज़ समझ में आती है कहाँ से, ग्लोब से। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं ऊपर नीचे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, तो जहाँ कहीं भी हैं हम, ग्रेविटी का सेंटर, पृथ्वी का सेंटर क्या है, ये है। तो हर वस्तु कहाँ भागती है, सेंटर की तरफ भागती है। अगर ये यहाँ रखी होगी तो नीचे की तरफ भाग रही है, यहाँ रखी है तो ऊपर की तरफ भाग रही है, ऊपर की तरफ नहीं भाग रही। उनके कंपैरिजन में ये नीचे है वहाँ पे, तो वो क्या कर रही है, भाग इसी तरफ रही, सेंटर की तरफ। बस हमको लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो हमसे अपोजिट साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हमसे अपोजिट साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है हमको ऐसा महसूस होता है कि वो ऊपर जा रहे होंगे, जबकि ऊपर नहीं जा रहे हैं। आपका क्या होगा, सीधे सीधे वो एक ही डायरेक्शन का मोशन होता है। इसीलिए ग्रेविटी का जो हिस्सा है, ग्रेविटी का हिस्सा हमको केवल कैसा पता है, केवल अट्रैक्शन का पता है। हमें ग्रेविटी में रिपल्सन का हिस्सा नहीं पता है, जानते भी नहीं है, एग्जिस्ट करता भी नहीं है अभी तक। कभी खोज हो जाए तो अलग बात है कि भैया ग्रेविटी भी क्या थी, ठीक है, आपकी रिपल्सन वाली थी। लेकिन अभी तक जो हम जानते हैं वो अभी तक यही पता है, ज्ञात यही है कि भैया ग्रेविटी क्या है, केवल आपकी क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की है, उसमें रिपल्सन की कोई जगह नहीं, इतना। अब ज़रा इसके बाद बात करते हैं जहाँ से शुरू होता है। सबसे पहली चीज़ आती है ग्रह, ठीक है। ग्रह बताइए क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं बताएं, किस चीज़ को ग्रह कहेंगे? जानते तो होंगे, शुक्र, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, सभी तो नाम सुने होंगे शायद। किसको ग्रह कहेंगे, कैसे डिफाइन? ये सब कोर्स का है, कोई मजाक की इधर उधर की चीज़ नहीं बता रहे हैं जो आप सोच रहे हो कि कहीं इधर उधर लिए जा रहे हैं। ये ग्रह भी आपका इसी चैप्टर में है। ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, फिर केपलर्स के नियम होंगे, ठीक है, कि कैसे ग्रहों चक्कर लगा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब इसी चैप्टर का है। तो अगर ग्रह आपसे पूछें तो कैसे डिफाइन करेंगे उसको? कुछ जानते हैं ग्रह के बारे में? जो कुछ भी जानते हो, अगर कोई भी एक चीज़ जानते हैं तो बताएं, क्योंकि एक चीज़ आप जानते होंगे, एक कोई दूसरा जानता होगा, हो सकता है एक सिस्टम मिल जाए थोड़ा बहुत। बताएं भाई, अगर ग्रेविटी के ग्रेविटी का है, ग्रह के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ग्रह नाम ही नहीं सुना, ग्रह ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना सुना, कुछ तो जानते होंगे। जो चीज़ भी जानते हो आप उसको एक्सप्रेस करें, बोलें कि क्या जानते हैं ग्रह के बारे में। खाली बस नाम जानते हैं, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, पृथ्वी है, कुछ और जानते हैं? अरे कोई भी चीज़ कोई जानता हो ग्रह के बारे में, ठीक है। देखिए ग्रह किसे कहते हैं, पहले ये चीज़ देख लो। कोई भी ऐसा पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाता है, समझ रहे हैं? कोई भी ऐसा पिंड जो क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है। ग्रह के बाद फिर अगला हिस्सा आता है उपग्रह। अब ग्रह की कुछ कंडीशन होती है, भी बताएंगे आपको, ठीक है। अब ग्रह के बाद फिर अगला हिस्सा क्या आता है, उपग्रह। उपग्रह का क्या हो गया, ग्रह के रिलेटेड हो गया। जैसे ये सिस्टम है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपने जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें ऐसा देखा होगा कुछ, अगर स्ट्रक्चर देखा हो कुछ इस तरह का हिस्सा देखा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कुछ ऐसा देखा होगा हिस्सा,
ऐसे तो दिखाया जाता है, कुछ ऐसा हिस्सा देखा होगा शक्तिमान की तरह से। जब आपने देखा होगा इस तरह का सौरमंडल में कुछ बनाया जाता है तो इसी तरह से तो बनाया जाता है। अब उसके बाद देखिए जरा, ये आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, सूर्य हो गया। ये इधर उधर क्या होंगे, ग्रह चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है। कहीं पर भी देख लें हम, मान लीजिए ये है आपका, यहाँ कहीं भी घूम रहे थे, ये सारे के सारे जितने भी हैं लाल पीले नीले जो भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, सब देखिए अगर इनको ध्यान से जरा, तो ये सब चक्कर किसका लगा रहे हैं, चाहे इधर से घूम रहे हो, चाहे ऐसे घूम रहे हो, चाहे ऐसे घूम रहे हो, सब किसके चारों ओर घूम रहे हैं, सूर्य के तो चारों ओर घूम रहे हैं। तो इसका मतलब है जितने भी ये बने हुए हैं सब क्या हैं, अब ये सूर्य इतने ग्रह हैं, ठीक है। ये तो मतलब एक सिंपल सा बता दिया कि क्या क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये मत सोचिएगा अरे इतने तो ग्रह भी नहीं, कितने ग्रह हैं, अब इसमें भी कंफ्यूज है, कोई 9 बोल रहा, कोई 8 बोल रहा, कितने हैं बताएं, 8। कौन कौन से नाम जानते हैं, ठीक है। पहले 9 थे पहले 9 थे, थोड़े दिन पहले 2006 के पहले कितने थे, 9 थे। 2006 में किसको हटाया गया था, कोई ग्रह ऐसा है जो हटाया गया था, प्लूटो, ठीक है। जो प्लूटो ग्रह था उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। ड्वार्फ प्लेनेट कह दिया गया, नहीं बौना ग्रह की श्रेणी में कह दिया गया। यानी कहने का मतलब है वो ग्रह अब नहीं रह गया है, क्योंकि ग्रह के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कुछ कंडीशंस ये होती है, पहली चीज़ तो ये चक्कर वक्कर लगा रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ दूरियां बहुत ज़्यादा ना हो, यहाँ से दूरियां बहुत ज़्यादा ना हो, समझ रहे हैं। अब जैसे आप हैं, मान लीजिए यहाँ कोचिंग पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे बीच और आपके बीच कुछ नियम होंगे। नियम से मतलब है कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे तभी तो आप आ पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो मजबूरन या तो हम आपसे कह देंगे भैया बेकार है, बिना मतलब आ रहे हो दौड़ के, या तो आप खुद सोच लेंगे। मान लीजिए ऐसी कंडीशन है, अभी यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं बहुत हद है, 2 4 5 6 8 10 12 15 किलोमीटर से, इससे दूर तो कोई नहीं आता है, या आता है कोई, इससे दूर नहीं आता है। अब मान लो हमारे पास पढ़ने के लिए रोज़ कोई लखनऊ से आने लगे, मान लीजिए, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, पता चला लखनऊ से आ रहा है 150 किलोमीटर दूर से। अब क्या होगा, वो सुबह चला आराम से, हमने यहाँ पढ़ाना शुरू किया, जो भी बैच है 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से, मान लो 8 बजे से पढ़ाना शुरू किया। वो बहुत जल्दी बेचारा चला था, सुबह सुबह उठा के वो पहुँचा के यहाँ 10 बजे, हम बैच ख़त्म कर चुके थे। वो बस आया, हमने कहा भैया अब तो छुट्टी कर दी, 1 दिन हो गया। फिर अगले दिन यही हाल हुआ, फिर अगले दिन हमने 8 बजे से पढ़ाना शुरू किया, बस छोड़ने वाले थे, थोड़ा जल्दी आ गया, बस छोड़ने वाले थे, बस हमने बस ये कहा कि चलो अब कल पर आएंगे, तब तक वो एंट्री मार रहा है कि सर आ गए हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास तो समय है नहीं, तो मजबूरी है, हमने क्या कर दी, छुट्टी कर दी। फिर अगले दिन यही हुआ, रेगुलर यही हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम यही तो उससे कहेंगे कि भैया बिना मतलब यार इतनी दूर दौड़ के आते हो, ना कुछ पढ़ पाते हो ना कुछ। या वो भी यही सोचेगा यार इतनी दूर से दौड़ के आ रहे हैं हम खाली इस चीज़ के लिए कि इनको निकलते हुए देखते हैं कमरे से, खाली इस काम के लिए आ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, वहाँ पर अगर देखेंगे तो कुछ कंडीशंस पूरी नहीं कर पा रहा है वो, कि सारी पूरी कर रहा है। कुछ कंडीशंस हैं जो वो पूरी नहीं कर पा रहा है, जिस चीज़ के लिए आ रहा है वही चीज़ उसको नहीं मिल रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, 1 दिन एडजस्ट किया जाएगा, 2 दिन किया जाएगा, 3 दिन किया जाएगा, 4 दिन किया जाएगा। कभी हो सकता है थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर लें कि हम निकलने जा रहे थे, अब आ गया, तो उसके सम्मान में कि भैया चलो अब इतनी दूर से आया हो यार, लो 5 मिनट और पढ़ा दें। लेकिन कितनी देर, 5 ही 10 मिनट तो पढ़ाया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि अच्छा तुम आए हो तो 2 घंटे और पढ़ा लेंगे, ये 5 मिनट एडजस्ट किया जा सकता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब रोज़ यही होने लगेगा तो कुछ ना कुछ समस्याएं जनरेट होगी। प्लूटो के साथ यही हुआ था, ठीक है, कि ग्रहों के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस ये होती हैं कि ग्रह पहली चीज़ तो बहुत दूर नहीं होना चाहिए, दूर होगा तो समस्या ये है चक्कर लगाने में उसको देर लगेगी। अब चक्कर लगाने में जब उसको देर लगेगी तो ये कहा जाता है कि जब चक्कर लगाने में देर लगेगी तो पता चला प्लूटो के साथ यही था, एक तो बहुत छोटा था, ऊपर से बहुत दूर था। अब वो चक्कर लगाना शुरू करता था, जब तक अन्य ग्रह 2-2 3-3 4-4 चक्कर लगा हुए, तब वो बेचारा कहीं एक चक्कर लगा पा रहा है, समझ रहे हैं।
पहली चीज़ जीवन तो था ही नहीं, कोई बात ही नहीं, छोड़ दो। लेकिन अगर होता भी मान लो, तो पता चला यहाँ के 20 साल के बराबर वहाँ का 1 साल, समझ गए? यहाँ का पता चला 20 साल गुजर गए, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ था, पैदा होकर शादी वादी लायक भी बन गया, वहाँ पर क्या हो रहा है, अभी वो बोलना भी नहीं सीख पा रहा है, यानी जस्ट, ठीक है, क्या हुआ है, बस 1 साल का हो पाया है। अब ये थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है यार, टाइम तो उतना ही बीत गया होगा, फिर वो भी बोलना भी नहीं सीख पाया है, ठीक है, चलना भी नहीं सीख पाया, यहाँ शादी करने लायक हो गया लड़का, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कंडीशंस की बात करेंगे तो जो हमारे सिस्टम्स चेंज होते हैं वो इसी हिसाब से चेंज होते हैं, जो हमारे जीन्स विन्स होते हैं वो इसी हिसाब से पुराने होंगे कि जिस हिसाब से हमने वहाँ का ड्यूरेशन झेला है। उसने मात्र 1 साल का ड्यूरेशन झेला है तो उसके जीन्स कितने पुराने होंगे, मात्र 1 साल पुराने होंगे, मतलब वो अभी कितना होगा, 1 साल का होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर देखिए कि उसको लगाने में, चक्कर लगाने में क्या होता था, बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। इस तरह की कुछ चीज़ें, इसीलिए क्या कर दिया गया, उसको वहाँ से हटा दिया गया। कहाँ से? आपका ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया कि भैया तुम फुलफिल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, जो हमारे नियम और कानून हैं उनको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा करिए आप ग्रहों की श्रेणी से हट जाओ, ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। हम जब छोड़ रहे होते हैं तब तुम बैच में एंट्री करते हो, 1 दिन एडजस्ट हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा, तो इससे अच्छा है भैया तुम कोचिंग छोड़ ही दो, वहीं कहीं ढूंढ लो। इसलिए क्या किया गया था, प्लेन उसको प्लूटो को हटाया गया, यानी बहुत दूर होने की वजह से, और वो बहुत सी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा था, आकर्षण प्रतिकर्षण और चक्कर वक्कर ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो बात कर रहे थे ग्रह की, तो कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा पिंड जो क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्या कहलाता है, ठीक है, ग्रह कहलाता है। अब अगर कोई ऐसी बात है, जैसे यहाँ पे ये एक ग्रह है, अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो इसका चक्कर भी तो लगाना शुरू कर देंगी, शायद इस तरह के स्ट्रक्चर देखे भी होंगे आपने, यहाँ होते हैं, फिर ये यहाँ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे शायद सौरमंडल में, या जहाँ चित्र आपने देखा होगा वहाँ इस तरह के घूमते हुए देखे होंगे कुछ ऐसे। अब देखिए ये सिस्टम आपका कुछ इस तरह का है, ठीक है, कि कोई भी आप चित्र जैसे यही है, इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखिए ध्यान से, अब ये जो लाइनें थी ये तो सब कैसी थी, सूर्य के चारों ओर वाली थी, इसका मतलब सब काहे की लाइनें थी, ग्रहों की लाइनें थी। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है, नीले रंग का वाला क्या है, ग्रह है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मान लीजिए लाल रंग की है इसके पास, अब ये किसका चक्कर लगा रही है, ये तो इसका चक्कर लगा रही है, तो जब ये इसका चक्कर लगा रही है तो भैया इनके लिए जो मेन हुआ वो कौन हुआ, यही तो हुआ। इसलिए जो चीज़ें क्या करती हैं, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, यानी सैटेलाइट्स कहते हैं। सैटेलाइट छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी, ठीक है, वैसे तो बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर कंपेरिजन में कहा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इनके सापेक्ष में क्या है, छोटी चीज़ है। इसीलिए जो उपग्रह हैं वो आपके प्राकृतिक भी हैं और कृत्रिम भी हैं, यानी आर्टिफिशियल भी, क्योंकि उनको दे पाना, वहाँ तक पहुँचा पाना और मैनेज कर पाना बहुत कठिन तो बहुत है, ये नहीं बोल सकते, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत कठिन काम नहीं है, थोड़ा आसान काम है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर स्थापित कर पाना किसी चीज़ को, वो चीज़ संभव नहीं है, इसीलिए ग्रह कोई आर्टिफिशियल नहीं है, जबकि उपग्रह क्या है, आर्टिफिशियल भी है। हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा ये सैटेलाइट छोड़ी गई, वो सैटेलाइट छोड़ी गई, वो छोड़ी गई, तो ये क्या किया जाता है, ये उन ग्रहों का अध्ययन करने के लिए छोड़ा जाता है। जैसे हमने क्या कर दिया, अब ये चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जो इसके खुद के हैं, जो इसके खुद के होंगे अपने, वो क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक कहलाएंगे। अब जो हम इंसानों द्वारा भेजे गए हैं इनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए, इनको पता करने के लिए, तो अगर उसकी बात करेंगे हम, ठीक है, तो अगर हम कहीं कोई बात करेंगे इस चीज़ की कि इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए या कुछ करने के लिए हमने कोई चीज़ भेजी है जो क्या कर रही है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी या कोई भी सिस्टम इकट्ठा कर रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे, उपग्रह कह देंगे, ठीक है। यानी ग्रह का हिस्सा क्या हो गया, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होगी, और उपग्रह का मतलब क्या हो गया, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। सैटेलाइट जो होती है दोनों तरह की, एक तो प्राकृतिक और एक, ठीक है, ये चीज़ प्राकृतिक वाली क्या मतलब है, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो सैटेलाइट हुई, यानी ये जो उपग्रह हुआ, ये कैसा हुआ, प्राकृतिक उपग्रह हुआ। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कराते हैं, जैसे नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए,
ऐसे जो आपका नेटवर्क प्रोवाइड होता है वो भी क्या है, उपग्रहों के थ्रू ही तो होता है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ तो अभी तो क्या है, टावर वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है, देखा होगा अभी तो टावर लगाए जाते हैं, रिलायंस का लगा है, इसका वोडाफोन का लगा है, इसका लगा है। ठीक है, जो कोशिश करी जा रही है वो वही करी जा रही है कि सैटेलाइट से इसको कनेक्ट कर दिया जाए। जो आपको शायद बीच में आपने देखा होगा, एक सुना था कि एक तारों की रेल जैसी दिखी थी बीच में। ठीक है, बीच में आया था, बहुत फोटो वायरल हो रहा था। तो कहा यही जा रहा है उसके बारे में कि ये मार्क बता रहे हैं, क्या नाम, अरे एलन मस्क, ठीक है, जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने टेस्टिंग कराई थी। ठीक है, जो आपका सैटेलाइट का सिस्टम था नेटवर्क प्रोवाइडिंग के लिए। ठीक है, इस तरह की कुछ, ठीक है, खोज हुई थी, जिस वजह से ये कहा गया कि इसको ले जाया गया। अगर वो चीज़ सही रहती है, सफल रहती है, तो नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा उनके थ्रू। नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा उनके थ्रू, तो बहुत नेटवर्क के क्षेत्र में आप कह सकते हैं, डाटा के क्षेत्र में क्रांति आएगी कि बहुत सस्ता हो जाएगा और इसके साथ साथ, ठीक है, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। फिर आपको सिम विम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि सिम विम की क्या है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये तो अभी से अवेलेबल हो गया है, बिना सिम वाली चीज़ें तो अवेलेबल हैं। जैसे आईफोन ही होते हैं, अब आईफोन में सिम की आवश्यकता नहीं होती, समझ रहे हैं। अगर आप बात करेंगे जैसे, ठीक है, जो हमारा नंबर है, ठीक है, अब ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, जो हमारा एक दूसरा नंबर है 9452 वाला, उसमें सिम नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी इस वाले फ़ोन में तो सिम पड़ा है, इस वाले फ़ोन में कोई सिम नहीं पड़ा है। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी सिम नहीं पड़ा है, विदाउट सिम ये वर्क कर रहा है। नंबर जो इस पर है, ठीक है, वो 9452 वाला नंबर है इसमें। अब सोच रहे हैं ये बिना सिम के कैसे वर्क कर रहा है, तो सिम की जो टेक्नोलॉजी है ई सिम करके है। ठीक है, ई सिम, इलेक्ट्रॉनिक सिम, यानी रेगुलर सिम नहीं है आपका, ई सिम करके है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिम है। मतलब इसमें हमारे नेटवर्क को क्या किया गया है, फीड कर दिया गया है। ठीक है, कि उसके लिए क्या है, सिम की आवश्यकता नहीं है। नेटवर्क प्रोवाइडर ने क्या कर दिया है, ई सिम की रिक्वेस्ट ली, सिम फेंक दिया, नेटवर्क इसमें क्या हो गया, फीड हो गया है। अब अगर इसमें नेटवर्क फीड है तो इसका मतलब है सिम की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऐड नेटवर्क करके एक सिस्टम आता है, ऐड नेटवर्क करिए आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी आपके पास सिम, फिजिकल सिम है, कुछ उसके मानक होंगे वो पूरे करने पड़ेंगे आपको, और वो आपका सिम आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। अब फिर फिजिकल सिम की आवश्यकता नहीं है, यानी वो जो छोटा सा आता है वो सिम नहीं पड़ेगा, यहाँ पर केवल नेटवर्क सेव होते हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी आईफोन तो पहले से दे रहा है। ठीक है, लेकिन इतनी बेहतर नहीं है। अब कहा जा रहा है कि ऐसी सिस्टम होगा कि सारी हो सकता है बिल्कुल बिना सिम के ही वर्कआउट करे। क्या है, तो ये जो सैटेलाइट का सिस्टम बता रहे हैं आपको, ये यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल सा, तो ये सैटेलाइट का जो सिस्टम है, ये यही चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन है, सैटेलाइट्स हैं। कि भाई सैटेलाइट क्या हो, घूमती हैं, घूमने के साथ साथ चक्कर लगाती हैं, फिर वो वापस आती हैं, वापस आके हमको क्या करती हैं, जानकारी इकट्ठा करके लाइव होती हैं, वो हमको देती हैं। कुछ सैटेलाइट्स वापस आ पाती हैं, कुछ सैटेलाइट्स वापस नहीं आ पाती हैं, और जो नहीं आ पाती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा के रूप में, ठीक है, कचरा के रूप में, यानी कह सकते हैं वहीं पर घूमा करती है। इसीलिए कहा जाता है वहाँ कचरा बहुत हो गया। कचरा बहुत का मतलब जो भी चीज़ गई, अब वो मान लो ख़राब हो गई, संपर्क टूट गया, कुछ हो गया, नष्ट तो हो नहीं पाएगी, कि नष्ट हो जाएगी, क्योंकि भैया वैक्यूम है तो नष्ट तो होना नहीं, जो जैसी है वैसी ही पड़ी रहेगी। अब अगर वो घूमने लगती है तो क्या करती है, घूमती ही रहती है रेगुलर। अब अगर घूमती ही रही तो इसका सीधा मतलब है कि वो क्या है, ख़राब नहीं हो रही, वो परमानेंट वहीं पर क्या है, क्योंकि डिकम्पोजिशन यानी ख़राब होने का प्रोसेस क्या होता है, नमी, वायु, इन्हीं सबसे तो होता है। ये वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए चीज़ें ख़राब नहीं होती वहाँ पर। ठीक है, अब वहाँ पर ये भी सारा का सारा जो यहाँ घटनाएं हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए क्या होता है, जो भी आप ये चीज़ें कर रहे हैं सैटेलाइट्स के थ्रू, तो आप ये कहते हैं कि वहाँ जो ये चीज़ें हैं इनको, ठीक है, अध्ययन करने के लिए, इनके बारे में चीज़ों को करने के लिए जो चीज़ें भेजी जाती हैं, अगर आ पाई तो ठीक है, नहीं आ पाई तो वहाँ पर कचरा के रूप में इकट्ठा हो जाती है। अब उसके बाद ये तो सैटेलाइट का सिस्टम हुआ। अब इसके बाद केपलर आए, केपलर ने अपने कुछ नियम दिए। ठीक है, जो केपलर थे, केपलर ने अपने कुछ नियम दिए ग्रहों से रिलेटेड। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, केपलर का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, केपलर के नियम। अब केपलर ने 3 नियम दिए। ठीक है, जो केपलर थे आपके, केपलर ने क्या किया था, 3 नियम दे दिए थे। यानी केपलर ने एक पहला नियम दिया, अपना पहला नियम, फिर इसके साथ साथ क्या दिया, दूसरा नियम और तीसरा नियम। केपलर ने क्या दिए, 3 नियम दिए।
पहला नियम जो दिया केपलर ने वो ये बताया कि प्रत्येक ग्रह, ठीक है, क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, और कैसी कक्षा में चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और सूर्य उसके एक फोकस पर होता है। दीर्घ वृत्त में 2 फोकस होते हैं, दीर्घ वृत्त मतलब इलिप्स, ठीक है, इस तरह का दीर्घ वृत्त होता है। 2 अक्षें होती है इसमें, एक ये अक्ष होती है दीर्घ अक्ष, एक ये होती है लघु अक्ष। इसको बी कह दें, इसको ए कह दें बस, ठीक है। शायद जानते होंगे इलिप्स के बारे में, मैथ में भी है ये, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट में आपको मैथ में भी मिलेगा इलिप्स, ठीक है। इलिप्स का मतलब है दीर्घवृत्त है। अगर आप इनके इक्वेशन की बात करेंगे तो वृत्त होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं वो चीज़ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर वृत्त की समीकरण की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, ठीक है। ये सर्किल की इक्वेशन होती है। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन वाली चीज़ है, वाई डायरेक्शन वाली चीज़ है, और ए क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अगर दीर्घवृत्त है तो फार्मूला थोड़ा सा कठिन हो जाता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर वही, ये आपका क्या है, इलिप्स, ठीक है, यानी दीर्घवृत्त की इक्वेशन है जो मैथ की है। मैथ में बता रहे हैं कि दीर्घवृत्त आपका कुछ इस तरह का होता है, ये इक्वेशन होती है आपकी, और यहाँ ये होती है। तभी आपको एक मॉडल पढ़ाया होगा केमिस्ट्री में, समरफील्ड का, बोर के बाद समरफील्ड आया था। तो समरफील्ड ने क्या बताया था, समरफील्ड ने केवल यही चीज़ बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो वृत्ताकार कक्षाओं में ना घूमकर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहे हैं, ये चीज़ तो बताई थी। लेकिन फिर उन्होंने आगे थोड़ा संशोधित किया था और इसके बारे में ये बताया था कि भैया दीर्घ वृत्ताकार में तो घूम रहे हैं, लेकिन जब हम हल करेंगे क्वेश्चंस को तो हम दीर्घ वृत्त मानकर हल नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी इक्वेशन बड़ी कठिन होती है, वो हम हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कहा गया था कि जहाँ कहीं भी आप हल करोगे, जैसे रेडियस निकालने वाला फार्मूला है, एनर्जी निकालने वाला फार्मूला है, या जो कुछ भी आप करोगे तो उसमें आपको क्या मानना पड़ेगा, एक, ठीक है, स्फेयर मानना पड़ेगा या सर्किल मानना पड़ेगा। तो वृत्त के फॉर्म में ही हम मानकर क्या करेंगे, उसको हल कर पाएंगे, बिना उसके हम हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि वो चीज़ बहुत कठिन हो जाएगी, इसलिए हर चीज़ के लिए क्या किया गया, जो साइंटिफिक था यानी प्रूफ के लिए तौर पर जो उपयोग करी गई वो ये मानी गई कि भैया इसको हम क्या यूज़ करेंगे, एज आ वृत्त यूज़ करेंगे, ठीक है। जिसको हम कहेंगे कि ये वृत्ताकार पथ पर घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर नहीं घूमता है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, बस वृत्त यही चीज़ तो है कि इसमें इधर भी है इधर भी है, सेम है ना, ये भी ए है और ये भी ए, तो बात वही है, ए रखोगे तो वही चीज़ निकल कर आती है वृत्त में, तो इसीलिए क्या है, वो फार्मूला निकल कर आता है। इसमें क्या है, एक सेंटर होता है, इसमें आपके 2 सेंटर होते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया, ये फिक्स नहीं है कि कहाँ होगा सूर्य, कहीं पर भी हो सकता है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो ये पहला नियम ये कह दिया गया कि भैया जब भी कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो वृत्ताकार कक्षा में नहीं घूमता है, बल्कि कैसे घूमता है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। और सूर्य क्या होता है, उसके एक फोकस पर एग्जिस्ट करता है। सूर्य क्या होता है, उसके एक फोकस पर होता है। ये केपलर का पहला नियम है। केपलर का दूसरा नियम क्या होता है, केपलर का दूसरा नियम ये होता है